एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे शिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो बेहतरीन क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चंस, जिसको भी ये शिफ्ट पढ़ा होगा 30 दिसंबर 2021 को ईवीएस का, उसमें ज़रूर सिर चकराया होगा। कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कभी भी आप सुने भी नहीं हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज का टॉपिक है 30 दिसंबर 2021 को पूछे गए पर्यावरण के 30 में से 30। पहला प्रश्न, ईवीएस की एक छात्रा अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 बजे सुबह है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन आंसर ऑप्शंस इसके गलत हैं। कैसे गलत हैं बताते हैं आपको। देखिए जब भी आप देखिएगा टाइम जोन पढ़े होंगे, हर देश का अपना अपना मानक समय रेखा होता है। तो हमारे देश का जो मानक समय रेखा है ये जो है यानी ग्रीनविच जो है, ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो समझिएगा कि जैसे हमारे वहाँ पर 12 बजे दोपहर होगा इंग्लैंड में, ग्रीनविच में, तो हमारे देश में 5:30 बजे के शाम होंगे। तो हमेशा यानी यदि कोई ग्लोब है, देखिएगा ये टाइम जोन है, यहाँ 12 बजेगा तो इधर यदि पूरब की ओर जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घट जाएगा। तो हमारा देश यहाँ पर है, तो यहाँ पर है तो 82.5 डिग्री का टाइम जोन हमारे देश का लिया गया है। तो 82.5 डिग्री यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय, तो 4 मिनट। अब देखिए 82.5 डिग्री हमारे टाइम जोन में है, तो 82.5 को गुना कीजिएगा तो आएगा 330 मिनट, यानी 82.5 डिग्री लिया गया है। जब आप इसको कीजिएगा तो आएगा 30.5 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो यानी 12 बजे दोपहर होगा वहाँ, तो हमारे देश में क्या होगा, 5:30 बजे के शाम होंगे। अब देखिए यहाँ इस सवाल पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि हमारे देश में कोई कक्षा तय हो गया कि 10 बजे स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, तो अबू धाबी की एक छात्रा है, तो वो अपने देश से कब जुड़ेगा। तो हर देश का अपना अपना एक मानक रेखा होता है, समय रेखा होता है। तो अबू धाबी का जो मानक समय रेखा है ये 60 डिग्री ईस्ट है, 60 डिग्री ईस्ट है। ईस्ट का मतलब प्लस, तो जो भी है तो हमारे देश से जोड़ना है। तो हमारे देश का कितना है समय रेखा, आप देख रहे हैं कि अब देखिएगा कि हमारे देश का 82.5 डिग्री, यहाँ पर है 82.5 डिग्री, तो हमसे वो कितना आगे है, हमसे कितना है, 22.5 डिग्री आगे है, 22.5 डिग्री आगे है। तो 22.5 डिग्री में जितना भी समय होगा, जितना भी मिनट होगा, हम अपने समय में घटा देंगे, वो उतना बजे पीछे हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए इसको एक बार फ्रेश से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैप है, मान लिया जाए कि ये समय रेखा है, यहाँ पर समय रेखा है, ग्रीनविच से पास हुआ है, ये आपका जो है 0 डिग्री है, और हमारा देश यहाँ पर है, तो ये 82.5 डिग्री है। अब अबू धाबी जो है ये 60 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है अबू धाबी, तो ये 60 डिग्री का अबू धाबी है। तो देखिए हमारे देश में क्या है, 82.5 डिग्री है, तो 22 डिग्री वो क्या है, पीछे है। अबू धाबी कहाँ है, 22.5 डिग्री पीछे है। तो 22.5 डिग्री को हम क्या कर लेंगे, 22.5 डिग्री को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 88 मिनट, और आधा डिग्री का हो गया 2 मिनट, यानी 90 मिनट। ये कितना हो गया, 90 मिनट हम आगे हैं। हमारे देश में 10 बज रहा है, तो वहाँ कितना बजेगा, 1.5 घंटा। देख रहे हैं कि 1.5 घंटा, 1 घंटा आधा, 1 घंटा 30 मिनट, तो ये 1.5 घंटा हमारा समय आगे है। तो वो पहले ही अपने देश के हिसाब से जुड़ जाएगा। तो पहले कितना जुड़ेगा, देखिएगा, तो यहाँ पर 10 बजे हमारा समय है, तो वो पहले जुड़ेगा, तो माइनस करेंगे कितना, 1.5 घंटा, इसमें 1 घंटा 30 मिनट, तो 30 यानी 1 घंटा केयर ही लेंगे तो 60 हो गया, 60 में 30 गया 30, यहाँ 9 में 1 गया 8, 8:30 बजे वो जुड़ जाएगा, 8:30 बजे जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ 8:30 बजे कहीं है ही नहीं, और आंसर जो ऑफिशियल रखा हुआ है ये रखा हुआ है
अब देखिए दूसरे तरीके से हम बता देते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाए। तो जैसे बताया कि ग्रीनविच में 0 डिग्री 12 बजे, तो 60 डिग्री पर है, वो 4 घंटा GMT से प्लस है, आगे है। और हमारा समय कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसका यहाँ 4 बजेगा तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, 5:30। मेरे यहाँ 10 बजेगा तो इसके यहाँ कितना बजेगा, 8:30 बजेगा। तो इस तरह भी समझ सकते हैं। तो ये आंसर, ये ऑप्शंस गलत हैं, प्रश्न सही हैं। तो इसका आंसर ऑफिशियल रखा है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? सबसे कम होता है, देखिए ये पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल। देखिए ये जो है, आप नारियल का तेल जितना भी कोस्टल एरिया चले जाइएगा, समुद्री किनारे में चले जाइएगा, वहाँ सभी चीज़, चाहे वो मीट खाएं, मछली खाएं या सब्जी वगैरह बनाएं, नारियल तेल में। सरसों का तेल बहुत सीमित मात्रा में उपयोग होता है। ये कहता है कौन, सीटेड कहता है, लेकिन इसका भी आंसर गलत है। ये बहुत सिर चकराया होगा जिसका भी होगा। ये पाम तेल जो होता है ये बहुत कम खाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ये सरसों तेल उत्तर भारत के सभी राज्यों में लगभग खाया जाता है। नारियल तेल दक्षिण भारत के राज्यों में खाया जाता है। मूंगफली का तेल भी जो है ना, बहुत से मध्य प्रदेश वगैरह में ज़्यादा मूंगफली का तेल भी यूज किया जाता है। तो ये आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? कौन सा समूह चुनेगी? तो एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट। एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, फिर जाके मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना नहीं होगा, एलोवेरा, पुदीना नहीं होगा। देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है, एलोवेरा, पिटूनिया, ये क्रोटन वाला होगा, यानी एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। अगला प्रश्न है, गांवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है, देखिए जब हम भूसी से कोई भी डंठल वगैरह से दाने को अलग करते हैं तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है, थ्रेसिंग। तो लेकिन ये भूसी से अलग करना, जैसे कि चावल वगैरह से भूसी निकालना, गेहूं से भूसी निकालना, इसको कहते हैं निष्पादन या फटकना। निष्पादन या फटकना, आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न है, जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। देखिए 2 उदाहरण आपको बताएंगे। एक भैंस है, भैंस के पीठ पर बगुला है और वो भैंस के शरीर का जो है ना कीड़ा मकोड़ा खाता है। तो इसमें दोनों लाभ होता है। दोनों लाभ कैसे हो जाता है, तो भैंस के शरीर में जो कीट है उसकी सफाई हो जाती है और बगुले को भोजन मिल जाता है। तो ये संबंध कहलाता है सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है साथ साथ रहना और साथ साथ एक दूसरे से लाभान्वित होना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक को लाभ हो और दूसरे को हानि हो। जैसे कि भैंस पोखर में गई और वहाँ जोंक लटक गया, तो जोंक क्या करेगा, ब्लड उसके शरीर से चूसेगा। तो जोंक को जो है, जोंक क्या करेगा, भैंस के शरीर से भोजन अपना प्राप्त करेगा, भैंस को हानि हो जाएगी। तो इसको कहते हैं परजीविता, यानी एक को इसमें हानि हो रही है और दूसरे को लाभ हो रहा है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां है, दुर्लभ प्रजातियां, यानी विशेष क्षेत्रीय का मतलब हो गया कि कोई ऐसा विशेष स्पीसीज यानी प्रजाति जो कि सिर्फ उसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। तो दुर्लभ प्रजातियां ये नहीं, लुप्त प्राय प्रजातियां ये भी नहीं, आयातित प्रजातियां ये भी नहीं, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, यानी विशेष प्रजाति होती है जो कि उसी क्षेत्र में। जैसे कि मान लिया जाए कि सेब एक विशेष क्षेत्र में, हम लोग के इधर नहीं उगता, झारखंड बिहार ये सब में नहीं उगता। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष प्रजाति है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से वनोन्मूलन के परिणाम है। वनोन्मूलन का मतलब हो गया क्या, वन को हानि पहुंचना, वन का जो है ना कहा जाए कि नष्ट होना के परिणाम है। वन यदि समाप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि बिल्कुल हो जाएगा। वन नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि
ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि हरे पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण के क्रम में ऑक्सीजन रिलीज करता है, छोड़ता है, तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। भौम जल स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि नहीं हो जाएगा, भौम जल समाप्त हो जाएगा। भौम जल स्तर में वृद्धि का मतलब पानी जमीन के अंदर बढ़ जाए, तो जंगल नहीं रहेगा तो पानी घटेगा, ये क्या होगा, गलत है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, जंगल नहीं रहेगा तो बाढ़ को वो रोकता है, जंगल रहता है तो बाढ़ को रोकता है, मिट्टी अपरदन से रोकता है और सूखा होने से भी रोकता है, तो ये भी हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा सही ए बी डी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए, रेगिस्तान दो तरह का, एक शीत रेगिस्तान जिसको ठंडे रेगिस्तान कहते हैं और एक गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान जो होता है वहाँ पर बालू बहुत ज़्यादा होता है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ भी कोई वनस्पति नहीं उगती और बारिश तो नाम मात्र का या नहीं के बराबर होता है गर्म रेगिस्तान में। और ठंडे रेगिस्तान में क्या होता है, जहाँ पर भूमि जो है ना बर्फ से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका रहने के कारण वहाँ पर कोई वनस्पति वगैरह उगता नहीं है और साथ में क्या होता है कि वहाँ पर ठंडी हवा यानी तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, माइनस में रहता है। तो दोनों में क्या है देखेंगे, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। सही बात है, ये सही है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, रेत गर्म रेगिस्तान पर सूर्य ताप होगा यहाँ, यानी सूर्य ताप और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, ये भी है। गर्म रेगिस्तान में होता है कि बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है और बालू वगैरह भी रहता है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, यानी बालू जो होता है क्या होता है, लाल रहेगा या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होती है। स्लेटी यानी बर्फीला, बर्फीला जैसा, बर्फ जैसा स्लेटी होते हैं, ये भी सही है। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के प्रमुख प्रभाव की अनुभूति किया जा सकती है। वहाँ ऋतु का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, गर्मी ठंडा वर्षा वहाँ इस तरह का कोई ऋतु का प्रभाव नहीं होता। तो ये क्या है, गलत। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे पुराना है। आपको बता दें कि इस बार जो 28 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था यही सब था, मैचिंग दिया हुआ था ये अभ्यारण्य से। तो इसका आंसर तो हालांकि सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पुराना है। लेकिन बता दें कि एक मैचिंग में आया था, काजीरंगा कहाँ है, नोट कर लीजिएगा याद रखने के लिए, ये असम में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। और फिर कान्हा राष्ट्रीय जो है, कान्हा राष्ट्रीय ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और बांधवगढ़ जो है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है और बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में, ये दोनों मध्य प्रदेश में। तो इस तरह मैचिंग भी आया था, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ सबसे पुराना पूछ रहा है तो जिम कॉर्बेट ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरन के सही क्रम को पहचानिए। बीज के सही क्रम को पहचानना है। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ये तो पहले नहीं होगा। अंकुरन से लेकर पौधे तक में क्या होगा कि ये तो नहीं होगा। बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है, ये पहला होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा कि जैसे हम अंकुरित कोई भी चना को पानी में देते हैं या जमीन में देते हैं तो वो सोखता है पानी को, वो फूल जाता है, नरम कर देता है और वो फूटकर बाहर निकल जाता है। बीज से अंकुरन होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है, यही अंकुरन होता है। तब क्या होगा, ई नंबर में होगा। दूसरा नंबर में ई होगा, यानी ये पहले फूलता है और फूट जाता है, फूटने के बाद जो है ना एक छोटा सा जड़ निकलता है जिसको अंकुरन कहते हैं हम लोग, तो दूसरा हो जाता है। फिर डी नंबर होगा, इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। लेकिन जब तक वो अंकुरन रहता है तब तक वो अपने बीज से ही भोजन को प्राप्त करता है और जैसे छोटा छोटा पत्ता निकलता है तो यानी इसके बाद क्या हो गया, ये चीज हो गया। फिर जो है इसमें बीज से अंकुरन होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तब जो है जैसे उसमें पत्ती आता है तो फिर वो प्रकाश संश्लेषण अपना करना लगता है। बी ई डी सी ए ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। यानी बाजरा का कोई बीज है, आप बाजरे की रोटी बनाते हैं, तो ये कौन कौन सा चरण आपका होगा। तो देखते हैं, फसल काटना, पहले ही फसल बाजरे के बीज की खेत से, थ्रेसिंग गूंथना, फटकना। पहले क्यों गूंथेंगे भाई, पहले फटकना पीसना बेलना होगा तब तो ये नहीं हो सकता है। फसल काटना, फसल अब काट लिए, फटक लिए, पीस लिए, पीसने के बाद थ्रेसिंग कौन करता है, तो ये भी नहीं हुआ। फसल काटना, उसके बाद थ्रेसिंग कर लिए, यानी थ्रेसिंग एक प्रक्रिया होता है जो डंठल से बीजों को अलग करता है, और फिर उसमें से भूसी को निकालना कहलाता है फटकना, ये भी कर लेंगे। उसके बाद उसको पीस लेंगे, उसके बाद गूंथ लेंगे यानी सान लेंगे, फिर बेल लेंगे और सेक लेंगे, फिर उसके बाद खा लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। रेड डाटा बुक इसको कहा जाता है इंग्लिश में, रेड डाटा बुक। ये देखिए, रेड डाटा बुक में जो है ना, ऐसे जीव चाहे वो पेड़ हो या जानवर हो, ऐसे पेड़ पौधे या जानवर की सूची रहती है जो प्रायः लुप्त हो गया है, यानी समाप्त हो गया है या फिर समाप्त होने के कगार में। ऐसे जीवों का नाम उस लिस्ट में रहता है, उस बुक में रहता है। लाल फूलों वाले पौधे नहीं, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर नहीं, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर नहीं। ये क्या होगा, लुप्त प्राय पौधे और जानवर, यानी जो लुप्त प्राय है यानी लुप्त होने वाला है या लुप्त हो गया वैसे जानवर रेड डाटा बुक में रहता है, यानी लाल आंकड़ों की पुस्तक में। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उत्तरकाशी में, इसका आंसर उत्तरकाशी। अगला प्रश्न, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। यानी जो भी राज्य है इसमें वैसे राज्य को छांटना है जिसका समुद्र किसी भी किनारे पर नहीं है। ये प्रश्न यही कह रहा है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, गोवा का है, कर्नाटक का है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। तो ये एक दिशा में, गुजरात महाराष्ट्र इधर हो गया और आपका तमिलनाडु उधर हो गया, तो ये एक दिशा में जो है समुद्र नहीं है, दो दिशा में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर जाके आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। गुजरात, मध्य प्रदेश, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये दोनों तरफ में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये तो दोनों तरफ है, यानी कह रहा है कि कौन सा जो है दोनों तरफ, यानी एक तरफ नहीं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं न कहीं कुछ। ये कह रहा है कि किसी एक दिशा में समुद्र, किसी एक दिशा में समुद्र नहीं है, ये दोनों दिशा में अलग अलग बटा हुआ है। जो आपको हम बताए थे कि अरब सागर से सटने वाले राज्य और फिर बंगाल की खाड़ी से सटने वाले राज्य, तो दोनों है, बंगाल की खाड़ी भी एक तरफ और दूसरे तरफ। तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें डाउट है, मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। कथन ये है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांत को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांत मनाया जाता है। झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवान भी नहीं मनाया जाता है। गुजरात में लोहड़ी मनाता है और केरल में ओणम। ये गुजरात में लोहड़ी नहीं, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान मनाया जाता है, ये सही है। यानी ए और बी सही है, नहीं, ए और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा। भूमि भरण क्षेत्र मतलब कि जहाँ पर गड्ढा उड्ढा भूमि है वहाँ भराव किया जाता है, भराव क्षेत्र जिसको हम लोग कह सकते हैं, भरण क्षेत्र। जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण यानी केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बच्चे को हम वहाँ जाने कह रहे हैं जहाँ की गड्ढा वगैरह और भराई हो रहा है, तो वो क्रियाकलाप क्या दिखाएगा। यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में
सहायक है। यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने और आनंद देने में सहायक है। एक बच्चा जाके देखेगा। यह छात्रों को समस्या विश्लेषण, उसके हल के विषय में सोचने में सहायक करता है। तो ये भी सही है। अब देखिए ए, बी नंबर तो नहीं होगा कि सिर्फ एक क्षेत्र को जानने के लिए नहीं हो सकता है। यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में, कारण प्रभाव नहीं, ये क्या है कि उचित चीज गया, जो चीज देखा वही चीज जाना। तो इसका आंसर होगा सी डी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं का उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि जब मॉडल में भाग लेगा बच्चा तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। व्यस्तता के लिए हम मॉडल नहीं बनाएंगे सिर्फ, तो ये क्या होगा, गलत। मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है, बिल्कुल नहीं होगा ये कि हम कीमती सामान से मॉडल को कोई लेना देना नहीं है। मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। सृजनशीलता का मतलब क्या, कुछ नया चीज का खोज करना या पुराने चीज में नए चीज को जोड़ना, ये सृजनशील। और समालोचनात्मक सोच का मतलब है कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से क्रिटिसाइज करने का बच्चों में सोच विकसित होता है। तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। देखिए प्रक्रिया कौशल क्या होगा कि एक प्रोसेस, कोई भी काम हम करते हैं तो बिना प्रोसेस का नहीं होता है, और एक प्रोसेस का चरण भी होता है। जहाँ मान लिया जाए कि हम पौधे रोपें तो क्या करेंगे, पहले गड्ढे को खोदना, मिट्टी को भुरभुरा करना, फिर उसको पौधे को डालना, पानी डालना, फिर मिट्टी ऊपर से डालना, खाद डालना, ये वो, तो क्या है, एक प्रोसेस है। तो हम यदि पर्यावरण के अंतर्गत प्रक्रिया कौशल बच्चों में विकसित करेंगे तो नृत्य करना नहीं होगा, बागवानी करना हो सकता है, वाचन करना नहीं होगा, गायन करना भी नहीं होगा। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत स्पष्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरे सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा गया। इससे राधा को सहायता मिलेगी। राधा को क्या सहायता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ाने में, अवलोकन कौशल विकसित करने में, संप्रतियों की प्रस्तुति में, समयबद्धता और अनुशासन में। ये क्या होगा, अवलोकन कौशल। बच्चे गौर से देखेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तो ये वाला कौशल उसके अंदर अवलोकन कौशल का वृद्धि होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है। पर्यावरण का संरक्षक यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन उसको करना है कि आप पर्यावरण संरक्षक बनिए, कैसे करना है, ये चीज़ का विकास कैसे करेंगे। उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग पुनर्चक्रण में लाने को कहना, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ देखभाल करता बनाकर उन्हें प्रकृति को हानि पहुंचाने के लिए कहकर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा कि हम पर्यावरण संरक्षक तब बना सकते हैं उसको जब हम कहेंगे एक काम करो, तुम एक पेड़ को गोद ले लो या अपने अंडर में ले लो, तुम उसको कैसे रख रखाव करेगा, कैसे ख्याल रखेगा, ये तुम्हारे जिम्मे। तो बच्चों में क्या हो जाएगा, उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण का गुण आ जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। खोज आधारित से जिज्ञासा में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्त होते हैं बच्चे। यदि उसके अंदर खोज आधारित शिक्षण है तो वो व्यस्त भी रहेगा खोज करने में, सीखने में। छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, जब वो खोज करेगा तो क्या होगा, वो समूह कार्य करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर सामाजिक अंतःक्रिया का विकास भी हो जाएगा। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास, निम्न नहीं, ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, उच्च स्तरीय। तो ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए बी सी। अगला प्रश्न, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। अनुभवजन्य, बच्चों को अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो,
ये महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभव जन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? बच्चे अनुभव कैसे प्राप्त करेंगे? ज्ञानेंद्रिय अनुभव, बच्चे ज्ञानेंद्रिय से अनुभव करेंगे ही, देख कर, सुन कर, महसूस करके, स्वाद करके, तो ये सब होगा, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव बच्चे कर लेंगे। ठोस अनुभव, ठोस जिसको हम लोग मूर्त अनुभव कहते हैं, चीज़ों को देखकर, तो ये मूर्त अनुभव भी हो सकता है, नहीं होगा ही मूर्त अनुभव। ज्ञान वृद्धि व ग्रेड या अंकों में वृद्धि, ये ज्ञान वृद्धि व ग्रेड और अंक कभी भी ईवीएस नहीं कहता है, तो ये गलत हो जाएगा। कौशल प्रक्रिया में सुधार, कौशल यानी उसके अंदर जो कौशल प्रक्रिया है, स्किल है, वो भी आप सुधार कर सकते हैं बच्चों में, तो ये अनुभव जिन हो सकता है अनुभव के कारण। तो क्या हो जाएगा? ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसे वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, देखिए एक बच्चा है जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त है, अभावग्रस्त है, एक शिक्षक होने के नाते उसको क्या करना चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए, कक्षा में ऐसा वातावरण बनानी चाहिए जिससे, कैसा वातावरण? उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, उसकी क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करे, हतोत्साहित निगेटिव शब्द है, प्रोत्साहित इसको लिखेंगे तब ये पॉजिटिव होगा, तो प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहित करे रहता तो सही होता, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करें, उसको अलग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? समावेशी कक्षा क्या कहता है? हम किसी भी तरह के विद्यार्थी हैं, किसी भी टाइप के विद्यार्थी हैं, उसको कभी भी अलग नहीं करेंगे। उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाएं जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है, ये भी नहीं, क्या करेंगे? उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? ईवीएस बनाना है तो सहायक बनाना है तो विद्यालय का बगीचा हो सकता है, ये ईवीएस का क्लास है, बगीचा में देखेगा, ईवीएस में तरह तरह के पेड़ पौधे देखेगा, तो ये होगा ही। संप्रेषण तकनीकी, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप कोई चीज़ सुनते हैं, बच्चे कोई चीज़ ईवीएस के बारे में सुने, देखे, जिसको हम लोग डीवीडी कह सकते हैं, टीवी कह सकते हैं, प्रोजेक्टर कह सकते हैं, ये सब हो सकता है। सूचना व संप्रेषण तकनीकी, सूचना व संप्रेषण तकनीकी, ये सूचना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। विद्युत उपकरण व टेलीविज़न, ये भी हो सकता है, चारों हो सकता है ईवीएस के कक्षा को प्रभावशाली बनाने का तरीका। तो यहाँ कहा रहा है कि कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा, तो ये चारों होगा, आपके ऑप्शन में चारों नहीं है, तो सीटेट थोड़ा सा इस बार गलती किया था 2021-22 वाले प्रश्न में, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन दे दिए थे जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, गलत टाइप के दे दिए थे। ऐसे प्रश्नों का आंसर आप लोग को मिला होगा, नंबर मिला होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं या गुणों का विकास करना चाहती हैं। परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं या गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेगा? यानी बच्चों में सामाजिक विशेषता का गुण विकसित हो, सामाजिक, तो इसके लिए देखेंगे लिखित प्रश्न उत्तर, बिल्कुल नहीं, चर्चा द्वारा, चर्चा करेगा तो क्या होगा कि 2-4 बच्चे रहेंगे साथ में, एक साथ चर्चा करेंगे तो उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित होगा, तो ये हो सकता है। सामूहिक क्रियाकलाप, कुछ ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे तो भी होगा उसके अंदर। मौखिक प्रश्नोत्तर नहीं, और क्या हो जाएगा? बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, क्योंकि अब देखिए भूगोल है या ईवीएस है, ज्योग्राफी हो, जो भी है, उसको मानचित्र यानी मैप लेकर जाने का कारण क्या हो सकता है? मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, अच्छी प्रकार से मानचित्र बने होते हैं, इससे लेना देना उनको नहीं है, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, ये नहीं। विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं, ये नहीं। मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं, ये होगा बिल्कुल। यानी मानचित्र से क्या होगा कि कोई मानचित्र में दिखाएंगे एक फलाना, देखो राजी यहाँ है, फलाना जगह यहाँ है, दिशा दिखा रहे हैं, दूरी दिखा रहे हैं, उसको समझाने में क्या होगा? स्थिति दिखाने में मतलब सहायक होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अर्जुन अक्षर
अक्सर हो गए हम, अक्सर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन में भी बनाने में। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार में विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं, श्रवण कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल, संवेगात्मक कौशल। उसके अंदर अवलोकन कौशल का विकास करते हैं, अवलोकन कौशल का आकलन करते हैं कि बच्चे कितना गौर से देखे, क्या क्या चीज देखे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। देखिए नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा अच्छी नहीं है। विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, अवलोकन ये है। कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, क्षेत्र भ्रमण ये है। लघु चलचित्र दिखाना, छोटा छोटा पिक्चर वगैरह या जो है मूवी वगैरह दिखाना ईवीएस के बारे में, ये हो सकता है। कक्षा अध्ययन में प्रत्यय यानी कोई कॉन्सेप्ट वगैरह देंगे तो बच्चा छोटा नहीं समझ पाएगा, तो ये नहीं होगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वह योजना बनाती है। कैसा योजना? सप्तांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, ये नहीं। विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, ये भी नहीं। उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना, याद भी नहीं। आसपास के क्षेत्र सर्वे का आयोजन करना, जब हम आयोजन करेंगे तो बच्चों के अंदर क्या होगा? अच्छा वातावरण बनाना चाहती है, वह योजना बनाती है। यानी पर्यावरण अध्ययन के लिए योजना, अच्छा शिक्षण देना चाहेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है, यानी किस उपागम का अनुसरण करता है? सामाजिक रचनावादी, साहचर्यवादी, व्यवहारवादी, अवलोकन जन्य अधिगम। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये अवलोकन पर, पर्यावरण अध्ययन कक्षा जो है ये अवलोकन पर भी है, सामाजिक रचनावादी पर भी है, साहचर्यवादी पर भी है, लेकिन व्यवहारवादी पर नहीं है। इसमें क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हो गया होगा सीटेड वाले से। तो ये था 30 दिसंबर 2021 को पूछे गए पर्यावरण और पर्यावरण पेडागोजी। उम्मीद करते हैं, और जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, देखे होंगे जो भी आपके दोस्त 28-29 को एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इस एग्ज़ाम में आपके लिए ये सीख भी मिला होगा कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा जो है रिपीट हो रहा है। और एक चीज़ और भी बता दें आपको कि यदि 2021-22 के प्रीवियस ईयर कर लिए हैं आप, तो थोड़ा 2011 के बाद वाला भी जरूर देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।